Sir, what are major trends in supply chain nowadays? If you can brief out on that. Right. Let's talk about trends now. So trends में मैं यूँ बोलूँगा कि सप्लाई चेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने ट्रेंड्स को बदल रहा है. रीजन बीइंग कि दी वोलाटिलिटी वी हैव इन द मार्केट, राइट. आज एक प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है या टाइम स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है. बीइंग डिजाइनिंग दी सप्लाई चेन्स प्रॉपरली, कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन्स को ऐसा डिज़ाइन कर लिया. अब डिज़ाइनिंग के बाद में जो आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है वो ये है कि अपनी जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम आउटसोर्स कर दें. ओके. राइट. नॉन कोर एक्टिविटीज़ में हमने नॉन कोर एक्टिविटीज़ के अलावा भी एक स्टेप आगे चला गया है ये ट्रेंड. हम सभी ABC एनालिसिस के बारे में जानते हैं. कंपनी सिर्फ A क्लास आइटम्स को ही इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रही है और B और C को बिकॉज उनका भले ही वॉल्यूम ज़्यादा है बट उनसे जो आउटपुट मिलने वाला है, उनसे जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो इतना ज़्यादा नहीं है जो A क्लास आइटम्स से उनको मिलने वाला है. राइट. अब कंपनीज हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ऑपरेशंस बेसिकली. जो जैसे हम लीन की बात कर रहे थे, हम अजाइल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे या तो एफिशिएंसी या रिस्पॉन्सिवनेस, ये दो फैक्टर्स को बैलेंस करना है हमें. राइट. अब ये कब होगा? जब हम प्रॉपर फोकस देंगे अपने ऑपरेशंस को. तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जो हमारे टूल्स हैं ना, राइट, और वो छोटे छोटे टूल्स हैं जैसे 5S हो गया, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो गया, काइजन हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, राइट, उनको यूज़ करके अपने ऑपरेशंस को और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं आज की तारीख में कंपनीज. राइट. अब यहाँ पे पहले क्या होता था, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि सप्लायर्स, 2 सप्लायर्स, 3 सप्लायर्स, एक ही प्रोडक्ट के 4-4, 5-5 सप्लायर्स कंपनी रखती थी पहले. नाउ द कंपनीज आर मूविंग टू सिंगल सोर्सिंग. उस सप्लायर को वो अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना के उस सप्लायर को डेवलप कर रही है. उस सप्लायर को डेवलप करेंगी तो उनकी भी ग्रोथ है. राइट. कोई भी ग्रोथ अब ये माना गया है कि अगर आप अकेले चलेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है. अगर आप आपके सप्लायर्स के साथ में लेके चलेंगे तो वो कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो इनोवेशन हो रहा है, लेकिन आपको आपके सप्लायर की जो इंटरनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सप्लाई चेन की, उस पे भी इनोवेशन के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है. राइट. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी मछली हैं, आप बड़ी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैठे हैं, तो आपका काम है कि उन छोटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो आपकी सप्लाई चेन में लोग हैं उनको इनोवेशन की तरफ बढ़ावा दें. राइट. अब जब मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करता हूँ तो जो आज की तारीख में ट्रेंड है कि जो हम सप्लायर्स को डेवलप करते हैं ना, तो उनके साथ में हम जो रिश्ता निभाते हैं वो लॉन्ग टर्म निभाते हैं. ये नहीं कि आज हमने एक सप्लायर को डेवलप किया, कल हम उससे शिफ्ट हो गए. इससे सप्लाई चेन में वेरिएबिलिटी बढ़ेगी. तो आप बहुत सोच समझ के एक सप्लायर को डेवलप करिए. राइट. जब आप उस सप्लायर को चूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सप्लायर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर से मेरा ये मतलब है कि जो आज की तारीख में ट्रेंड्स हैं वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री के, अब आप खुद अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इन्वेंट्री नहीं मैनेज करते, आपका सप्लायर आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री को मैनेज करता है. तो ये एक सप्लाई चेन में आप एक बहुत अच्छा नया ट्रेंड है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है पिछले 10-20 ईयर्स में, और इससे रिजल्ट मिल रहे हैं. दी इन्वेंट्री का जो, जैसे कि हम जब 100 रुपए के नोट को ही हमें घुमाना है ना, तो इन पार्टनर्स की भी मदद ली जाए और उसको बहुत इफेक्टिवली घुमाया जाए. राइट. अब उसमें हमारे सप्लायर्स का भी फायदा है इन्वेंट्री रखने में. कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा सप्लायर हमारे लिए इन्वेंट्री क्यों रखेगा. वो इसके लिए आपकी इन्वेंट्री रखेगा कि आप उसको जो फिल रेट होता है, जैसे कि हम सेल्स और मार्केटिंग में टारगेट देते हैं ना कि अगर 100% टारगेट अचीव किया तो 2% इंसेंटिव, वैसे ही हम अपने सप्लायर्स को भी इंसेंटिव देने लग गए कि अगर उसने फिल रेट के हिसाब से मटेरियल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पहुंचाया, 100% है तो आप 2% दे दीजिए, 95% है तो आप 1% दे दीजिए, और अगर 80% से कम है तो आप उसको पीनलाइज भी करिए. तो इससे वो बंधा रहता है. और जिन सप्लायर्स के टर्नओवर आपके साथ में करोड़ में है, वहाँ पे 1%, 2% बहुत ज़्यादा मायने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है. तो इसके लिए वो एसोसिएट होगा आपके साथ. So, like we talked about the trends, so what were the major developments over the year, and if we talk about the current scenario, so what were the major developments in the supply chain management? ठीक है.
देखिए आज की तारीख में जो सप्लाई चेन में मेजर डेवलपमेंट देखे गए हैं वो आपकी सप्लाई चेन के अलावा आप दूसरे की भी सप्लाई चेन को आपकी सप्लाई चेन में मर्ज कर रहे हैं ओके और उससे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको मार्केट कर रहे हैं मार्केट में। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जो सबसे पहला डेवलपमेंट एससीएम में इंडिया ने देखा है वो क्रॉस फंक्शनल है। क्रॉस फंक्शनल कैसे है? क्रॉस फंक्शनल ऐसे है जैसे क्रॉस फंक्शनल मार्केटिंग आपने सुना होगा, BMW के कार के साथ में लुई विटॉन का बैग, राइट, मैकडी के बर्गर के साथ में कोक। Yeah. दो अलग अलग कंपनीज आपस में कोई कंपटीशन नहीं, साथ में आती हैं और प्रोडक्ट मार्केट में देती हैं। Can we call it a partnership? Yes, it is a cross functional partnership, Yeah. right? और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सप्लाई चेन, आपकी खुद की सप्लाई चेन की क्रॉस फंक्शनल टीम्स की बात करूँ तो वहाँ पे इंजीनियरिंग टीम्स हैं, आपकी HR की टीम है, आपकी मार्केटिंग की टीम है, ये सब एक टीम की तरह क्रॉस फंक्शनल की तरह काम करती हैं, राइट, और सपोर्ट बन के आगे बढ़ती हैं। तो ये अपने आप में मेजर डेवलपमेंट है। पर सप्लाई चेन इससे भी आगे, जैसा कि मैंने बताया ना कि दो कंपनीज एक साथ आके क्रॉस फंक्शनल मार्केटिंग करें, वो मार्केटिंग के साथ साथ में उस सप्लाई चेन को हमने क्रॉस फंक्शनल बना दिया है, राइट। कहाँ कोक और कहाँ मैकडी, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। एप्पल का एग्जांपल हम ले लें, एप्पल ने नाइक के साथ में, शू मैन्युफैक्चरर के साथ में, उसकी वॉच के साथ में आप शूज को कोलैबोरेट कर लीजिए कि आप एप्पल वॉच को अगर सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो नाइक के शूज के साथ में वो जो एथलीट्स हैं, जो रनर्स हैं, वो दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, राइट। और एप्पल और नाइक का कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन अब जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा वो किटकैट पे पेटीएम, अगर आप किटकैट खरीदे थे तो पेटीएम का वाउचर उस पे आता था। दिस इज लाइक दो सप्लाई चेन्स को मर्ज करके एक साथ में क्रॉस फंक्शनल तरीके से ला रहे हैं मार्केट में और उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मार्केट। इट इज सर्विंग अ पर्पस ऑफ मार्केटिंग आल्सो, राइट, प्रमोशन मार्केटिंग, राइट। उस हर कॉस्ट सेंटर पे सप्लाई चेन की, राइट, कहीं ना कहीं क्रॉस फंक्शनल चीजें हो रही हैं जिसके कारण रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये एक सबसे मेजर डेवलपमेंट कहूंगा मैं, राइट। और दूसरा जो सबसे मेजर डेवलपमेंट है वो है रिडक्शन इन सप्लाई चेन बुलविप्स, ठीक है। We ensure that companies can compete with each other in bullwhip, ठीक है, राइट। जो हमारा थर्ड ट्रेंड आज की तारीख में देखा गया है, राइट, why it is also important because आज की तारीख में यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स हैं सप्लाई चेन में, और ये जो बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स हैं ना सप्लाई चेन में, ये एज एन पार्टनर्स या अलायंस की तरह काम कर रहे हैं, राइट। और उससे भी इम्पॉर्टेंट इसलिए आज की तारीख में ये एक मेजर डेवलपमेंट है सप्लाई चेन का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो FDI का फ्लो है वो अभी रिसेंटली काफ़ी इंक्रीज हुआ है, राइट। अब काफ़ी इंक्रीज होने से गवर्नमेंट ने इसके बहुत सारे मोड्स रखे हैं, और गवर्नमेंट ने इस FDI के मोड्स के बाद में उस एंटरप्रेन्योर को, उस बिजनेसमैन को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी के थ्रू इस अलायंस को कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस को। वो अलायंस इक्विटी, नॉन इक्विटी, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। अब आपने सुना होगा जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, मर्जर्स हो रहे हैं, या एक्विजिशंस भी हो रहे हैं, राइट। तो इन सब में सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, बिकॉज दैट विल लीड टू डेवलपमेंट्स विद इन द कंपनी, एंड कंपनी के अलावा इट will also lead to developments to the nation, right, for the nation। तो अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज हैं, जो जहाँ पे ओनली बिग प्लेयर्स कैन कम, राइट। बिग प्लेयर्स कम एंड दे एजुकेट है। जैसे कि जब हमने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया, वहाँ पे Samsung had problems with having people, right, because we never trained people in the universities. China was very good at hardware technology. We were never good at hardware technology. तो हमने वो start किया धीरे धीरे, and for last 4 or 5 years many universities have produced good hardware engineers as well. There is the introduction of ITIs also. Exactly. For last so many years we have seen tremendous growth in this ITIs, right? यहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूशंस खोले गए जिससे कि ये हार्डवेयर इंजीनियर्स को निकाला जा सके या दूसरे इंजीनियर्स को निकाला जा सके, जिसको वो हिंदी में बोला जाता है स्वरोजगार, इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन लोगों को मिल सके, राइट।
So in the second development, you mentioned about the bullwhip strategy. Right. Can you please brief out on that? What is actually, because I have heard this term quite frequent in industry and in newspapers or in academic also. So if you can brief out on it. Right. See, bullwhip effect used to be treated like something की एक बीमारी है सप्लाई चेन, राइट? बट बुलविप एक बीमारी नहीं है सप्लाई चेन में, राइट? इससे काफी सारे इंडस्ट्रीज अब पैसा कमाने लगी। बुलविप क्या है? मैंने अगर इसको एक शब्द में बताना चाहूँ तो इट इज दी वॉलेटिलिटी विथ कॉस्ट सेंटर्स। कस्टमर का डिमांड पैटर्न क्या था, मैन्युफैक्चरर का डिमांड पैटर्न क्या था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका प्रोडक्शन का डिमांड पैटर्न क्या था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद में C&F एजेंट का डिमांड पैटर्न क्या था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिमांड क्या था, अलग अलग डिमांड पैटर्न हैं और वो ट्रस्ट एंड ट्रफ्स कैसे बन रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर के रिस्पेक्ट में दूसरे कॉस्ट सेंटर का वेरिएशन, जैसे किसी कॉस्ट सेंटर ने 100 यूनिट्स मांगी और दूसरे कॉस्ट सेंटर ने उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया और उसको 150 कर दिया, तो ये वॉलेटाइल हो गई चीज, राइट? वेरिएशन आ गया, वेरिएबिलिटी भी आ गई, राइट? अब ये बढ़ेगी, ठीक है? ये विथ रिस्पेक्ट, अगर देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड, दी वेरिएबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है? अब आप देखते होंगे जितने भी सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी दिवाली का समय आ रहा है, राइट? तो इस समय क्या होगा, द डिमांड ऑफ केक्स, क्रैकर्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स, ये बढ़ जाएगा। तो नेस्ले श्री की कंपनीज जो गिफ्ट हैम्पर्स साल भर में नहीं बेचती हैं, वो इस सीजन में सबसे ज्यादा बेचेंगे, राइट? और जो वेरिएबिलिटी दूसरे प्रीवियस ईयर से थी, उससे वो कैलकुलेट करेंगे वेरिएबिलिटी, इस साल की फोरकास्ट करेंगे उस वेरिएबिलिटी को, और जब वेरिएबिलिटी को वो फोरकास्ट कर लेती हैं तो वो ये पता लगा लेती हैं कि इस साल उनका प्रोडक्ट कितना बिकने वाला है, राइट? अब हम कई बार लेमैन की भाषा में ये बोलते हैं ना कि इस साल दिवाली थोड़ी अच्छी जाने वाली है या फीकी जाने वाली है, इट इज ऑल रिलेटेड टू योर इन्फ्लेशन इन द मार्केट या कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, राइट? जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज करते हैं हम लोग, या आरबीआई का जो मीटिंग होता है उससे जो रेपो रेट डिसाइड होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं, राइट? तो ये कंपनीज अपनी सप्लाई चेन को उन फाइनेंशियल पैरामीटर्स से इनलाइन कर रही हैं, और जैसे जैसे वो इनलाइन करते जाती है उनको विजिबिलिटी आती जाती है। अब ये जब वेरिएबिलिटी रहेगी, राइट, तो इससे पैसा कमाया जाएगा, राइट? अब पैसा कैसे कमाया जाएगा? जैसे आपका दूध वाला स्ट्राइक पे चला गया, राइट? तो जो मिल्क पाउडर बनाती हैं कंपनीज, वो इस मौके का फायदा उठाएंगी क्योंकि मार्केट में डिमांड है, वो उसको कैप्चर करना शुरू करेंगे। अब कई बार कंपनीज जानबूझ के ये बुलविप को क्रिएट करती हैं मार्केट में, जो ये आपको डिस्काउंट्स देती है ना, फ्लिपकार्ट तरह की कंपनी, ये खुद बुलविप क्रिएट कर रही है मार्केट, राइट? अब जब ये बुलविप मार्केट में क्रिएट होता है ना, तो इनका क्या फायदा है, और वेंडर्स आएंगे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, इससे इनका और रेवेन्यू जनरेट होगा, टर्नओवर बढ़ेगा, राइट? तो ई कॉमर्स में तो काफी इजीली बुलविप के सहारे पैसा कमाया जा रहा है, और आज की तारीख में जो नॉन ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो भी इससे पैसा कमा रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, जो मिल्क पाउडर वाली कंपनीज हैं, वो भी इस वेरिएबिलिटी से पैसा कमाएंगी। अब ये बुलविप होता क्यों है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। जब ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बनेंगे तो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन का भी प्रॉब्लम होगा, और सप्लाई चेन को इतना बल्कि बना देते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन डिले होने लगती है एक कॉस्ट सेंटर से दूसरे कॉस्ट सेंटर, और जो मटेरियल का फ्लो है ना, वो भी डिले होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बुलविप पैदा हो जाता है सप्लाई चेन में। अगर नाइक या प्यूमा सरी की कंपनी साल में एक बार 60% डिस्काउंट दे रही है या 70% डिस्काउंट दे रही है, तो ये मतलब नहीं कि उसको कस्टमर एक्विजिशन करना है, उसको अपनी पाइपलाइन में उस वेरिएबिलिटी को या तो कम करना है या तो बढ़ाना है। या तो अगर वेरिएबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, अगर वो स्टॉक नहीं बिका तो स्टॉक क्लियरेंस करना हो, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि पुराना जो शूज है उसका रबर का एक शेल्फ लाइफ होगा,
तो इसके लिए उसको 60% दाम पे निकाल दिया जाए। उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पे सेल को बढ़ाया जा रहा है या रेवेन्यू को बढ़ाया जा रहा है, वहां पे तो उस बुलविप को कम किया जा रहा है, राइट। कभी भी आपको कहीं डिस्काउंट दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें बुलविप है। देयर मस्ट बी अ रीजनिंग। हाँ, कि वो किस कारण से बुलविप क्रिएट हुआ है, या तो वो कंपनी ने खुद क्रिएट किया। दो ही तरीके से देखिए बिजनेस चलता है, टू बी ऑनेस्ट, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक तो कस्टमर खुद डिमांड करता है, जिसको हम बोलते हैं पुल, आपके प्रोडक्ट को पुल करेगा। एक होता है पुश, जब हम धक्का देते हैं कंपनी साइड। हाँ, कंपनी साइड कि हमें इसको बेचना है। अब धक्का हम क्यों देंगे? क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है हमारे सप्लाई चेन में, इसलिए हम उसको धक्का देते हैं, अपनी सिरदर्दी को दूसरे कॉस्ट सेंटर पे देते हैं, राइट। और उसको ऐसे दामों पे देते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 12 महीने ही आप देखते होंगे डिस्काउंट चल रहा है, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास में 12 महीने ही बुलविप क्रिएटेड है उसकी सप्लाई चेन में। वो इसलिए शायद 12 महीने डिस्काउंट दे रहा है कि वो प्रोडक्ट की एमआरपी को इतना ज्यादा कर देता है कि कुछ लोगों को पसंद ही है कि 50% डिस्काउंट पे। साइकोलॉजी, बिल्कुल। तो वो कंपनी का बुलविप से कोई लेना देना नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके और भी कारण है। कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पे एक ऐसा गेम खेलती हैं कि प्रोडक्ट को मार्केट में शॉर्ट कर देती हैं। ओके, आर्टिफिशियल शॉर्टेज। हाँ, अब जब शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्ट की मार्केट में, तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करके मार्केट में फेंक दिया जाएगा, राइट। ये कर दिया जाता है। अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, बैचेस में प्रोडक्शन करने लगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करके एक कंसेप्ट है जो हम एमबीए में पढ़ते आते हैं, बट लेकिन इंडस्ट्री आज की तारीख में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज नहीं करती है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी दिन आपसे इस बारे में अलग से बात की जाएगी, राइट। बट लेकिन कंपनीज जब ऑर्डर बैचिंग करती हैं, राइट, वो एक्यूमुलेट करती हैं ऑर्डर्स को और उसकी वेरिएबिलिटी को समझती हैं, और फिर वो मार्केट में उन ऑर्डर्स को वापस से आपकी जिसको कहा जाए अगेन कस्टमर के फिल रेट को बढ़ाने लगती हैं, ठीक है। अब आपकी डाउन स्ट्रीम में अगर फिल रेट को बढ़ाना है तो आपको बैचेस में काम करना पड़ेगा, राइट। अब इसके आगे कई बार बुलविप इसलिए भी क्रिएट हो जाता है कि जो डिमांड है ना, डिमांड इज इनएक्यूरेट। हम कैलकुलेट कुछ करते हैं, जैसे कोई कंपनी, अभी मैं दिवाली का एग्जांपल ले रहा था, ओवरली डिमांड को एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार डिमांड इतनी होने वाली है, लेकिन होगी नहीं। इट विल क्रिएट इन्वेंटरीज, राइट। या दिवाली के सिर्फ 5 से 7 दिन पहले गवर्नमेंट ये बोल दे कि क्रैकर्स सिर्फ आप 7 से 10 बजे तक ही लाइट कर पाएंगे। इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ क्रैकर्स, राइट। या गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि एकदम से ये बोल दे कि हेलमेट विल बी कंपल्सरी, तो एकदम से दिस ऑल थिंग्स क्रिएट बुलविप। सिर्फ आप खुद ही बुलविप नहीं क्रिएट कर रहे हो, आपके जो सपोर्ट फंक्शंस हैं या इवन समटाइम्स गवर्नमेंट खुद बुलविप क्रिएट करती है मार्केट में, राइट। टू अब ये क्यों करती है गवर्नमेंट? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोटा है, राइट, वो रिवाइज होता है हर क्वार्टर। अब उस कोटे को जब हमें बैलेंस करना रहता है ना, जैसे किसी साल हमने क्या किया कि पोटैटो बहुत ज्यादा ग्रो हो गए हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, क्योंकि पहले ही इतना ग्रो हो गया है, सरप्लस में है, और आ जाएगा दूसरी कंट्रीज से, तो जो भाव बेयर मिनिमम मिल रहा था फार्मर्स को वो भी नहीं मिल पाएगा, राइट। तो पहले क्या होता था, इट यूज्ड टू बी रिवाइज्ड एवरी ईयर, बट नाउअडेज इट इज बीन रिवाइज्ड एवरी क्वार्टर, राइट। तो ये सारे चीजों से बुलविप होता है। आई होप कि इससे काफी कुछ क्लियरिटी आई होगी बुलविप के बारे में। देयर वर मिसकंसेप्शंस अबाउट द बुलविप एंड यू हैव क्लियरली वेरी cogently you have cleared this topic. Sir, warehouse has a very significant role in the supply chain management. So there are various misconceptions and misinformation ki there are particular type of warehouse, and so I just want to know, sir, importance of the warehouse in the supply chain management. Right. Okay. देखिए, warehouses के economic benefits हैं और warehouses के service benefits भी, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंपनी को डायरेक्टली मिलते हैं, राइट, और सर्विस बेनिफिट्स सपोर्ट फंक्शंस के थ्रू मिलते हैं, राइट। तो
ये जो वेयर हाउसेज है ना, इनको इन्हीं दो कैटेगरीज में डिफाइन कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ जो वेयर हाउसेज आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं उनकी एक कैटेगरी बना ली जाए, और जो आपको सर्विस बेनिफिट्स देते हैं उनको, सर्विस बेनिफिट्स दे रहे हैं तब आप एजाइल की तरफ जाएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाएंगे, और वहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन की बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर को डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जितने भी वेयर हाउसेज रहते हैं वो सर्विस बेनिफिट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रोडक्ट्स का वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी प्रोडक्ट्स एफएमसीजी या फर्नीचर्स या ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए वेयर हाउसेज डिफरेंट होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं हम कि वेयर हाउसेज, सबसे पहले इकोनॉमिक वेयर हाउसेज की मैं बात कर लेता हूँ, कितने कितने प्रकार के रहता है। नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल, बस वेरी वेरी ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन दैट। द फर्स्ट वेयर हाउस in economic category is consolidated warehouse, right? Consolidated warehouses में ये आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे स्मॉल शिपमेंट्स में प्रोडक्ट आता है वेयर हाउस में, और बड़े शिपमेंट में लोड होके प्रोडक्ट नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर की तरफ चला जाता है। अब कंसोलिडेटेड वेयर हाउसेज बहुत लार्ज इकोनॉमिकल शिपमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उन सब पे गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड वेयर हाउस बना रखे हैं, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहिए, राइट? अब इसका ठीक उल्टा होता है क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउस। अगर जैसे कोई कंपनी है जो नेशनल बाउंड्रीज पार करके बिजनेस कर रही है, तो वो कंट्री के इधर तो कंसोलिडेटेड वेयर हाउस बनाएगी, लेकिन यहाँ से जैसे कोई इंडिया में कंपनी है और वो एक्सपोर्ट करना चाहती है कुछ, तो वो इंडिया में तो कंसोलिडेटेड वेयर हाउस बनाएगी, लेकिन एब्रॉड क्या करेगी, नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके वहां पे क्रॉस डॉकिंग बनाएगी वेयर हाउस, राइट? वहां पे ठीक इसका उल्टा है। आप स्क्रीन पे देखेंगे बड़ा शिपमेंट आता है वेयर हाउस में और छोटे शिपमेंट्स के फॉर्म में आगे चला जाता है। जितनी भी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं कंपनीज लाइक आईबॉल्स, ये सारी कंपनीज कंसोलिडेटेड वेयर हाउस इंडिया में बनाती है। चाइना में अगर कंसोलिडेटेड बना रही है तो इंडिया में वो क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउस बनाएंगे, ठीक है? ये हो गए दो वेयर हाउसेस। तीसरा जो वेयर हाउस होता है वो ब्रेक बल्क होता है। इट इज अ सिमिलर टू क्रॉस डॉकिंग, बट यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सोर्स से ही मटेरियल आता है। अभी तक इस पहली दो कैटेगरीज में बहुत सारे सोर्सेज से आपने देखा मटेरियल आ रहा था। अब यहाँ पे स्क्रीन पे प्लांट ए से मटेरियल उस वेयर हाउस में जाता है, और ये जितनी भी कंपनीज है ना, इनके जो मास्टर वेयर हाउसेज हैं, ये ई कॉमर्स कंपनीज हैं आपकी, ये मिंत्रा हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, ये सब ब्रेक बल्क वेयर हाउसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। ये जो इनके मास्टर वेयर हाउसेस रहते हैं ना, उनमें ये ब्रेक बल्क को बढ़ावा देती है, राइट? जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हब एंड स्पोक सिस्टम वेयर हाउसेस। ये आपकी जैसी गति, सेफ एक्सप्रेस, ये जो कंपनीज हैं आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, राइट? कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कुछ ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। हब एंड स्पोक की एक हब बना दिया जाता है, जैसे वेस्टर्न जोन के लिए गति ने शायद नागपुर एक हब बना रखा है। वहाँ से साउथ से भी जो मटेरियल इंदौर के लिए आना है वो पहले नागपुर जाएगा, नॉर्थ से भी जो मटेरियल आना है पहले वो नागपुर जाएगा, और वहाँ पे एक साथ एक्यूमुलेट होके वो एक व्हीकल में लोड होके इंदौर के लिए आएगा, राइट? इससे आप फ्यूल शॉर्टेस्ट रूट निकाल रहे हैं, आप फ्यूल जो है वो कम यूज़ कर रहे हैं, एंड इससे बहुत ज़्यादा पैसा बच रहा है। वो अपने वेयर हाउसेस को ऐसा डिज़ाइन करते हैं, ऐसे लोकेशन पे स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं कि वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट उनकी लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके, ओके, ठीक है? अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, डेल सरी की कंपनीज हैं, लेनोवो सरी की कंपनीज हैं, ये अभी आज की तारीख में जो वेयर हाउसेज यूज़ कर रही हैं, क्योंकि हमने वो क्वाड्रेंट में देखा था ना, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वॉल्यूम कम है लेकिन वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे पोस्टपोनमेंट वेयर हाउसेज एक कैटेगरी है। जो पोस्टपोनमेंट वेयर हाउसेज का मतलब ये है कि लैपटॉप के रॉ मटेरियल को उस स्टेज तक लाके रख दिया जाए कि अगर कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उसका लैपटॉप को असेंबल किया जाए, कस्टमर को 7 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया जाए। तो उसको कहते हैं, इसको प्रोडक्ट पोस्टपोनमेंट करना भी कहते हैं। लेकिन वो पोस्टपोनमेंट वेयर हाउसेज स्ट्रैटेजिकली प्लान किए जाते हैं नेशन में, उस लोकेशन पे जहाँ पे हर जगह 7 दिन में डिलीवरी हो जाए,
राइट। वो ऐसे सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं कि वहाँ पे असेंबली भी हो सके और वहाँ से पूरी जो कनेक्टिविटी है आपकी कंट्री की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। बिकॉज हम देखते हैं कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो सब बेसिकली इंपोर्ट हो रहे हैं ताइवान से या चाइना से, एंड उसको असेंबली स्टेज तक ला के रोक दिया जाता है। पोस्टपोनमेंट वेयर हाउसेज, जो कोक की कंपनीज है ना, जो कोक हम पीते हैं, राइट, कोक पोस्टपोनमेंट वेयर हाउसेज को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है कोकसरी की कंपनीज, क्योंकि वहां पे जो उनका इंग्रेडिएंट है वो बहुत सीक्रेट है, वो कंटेनर्स में आता है उन पोस्टपोनमेंट वेयर हाउसेज में, वहां से बॉटल्स फिल होती हैं। और अभी तो कोक ने हर जोन में एक फैक्ट्री डाल दी है, राइट। एंड शायद अभी रिसेंटली कोक हैज कुछ साल पहले कोक ने अपनी एक नई फैक्ट्री यूपी में और डाली है, जिसको वो प्रोडक्ट पोस्टपोनमेंट वेयर हाउस के फॉर्म में डिजाइन कर रही है, और वहां से जो प्रोडक्ट निकालती है वो पोस्टपोनमेंट तरीके से निकालती है कि जब डिमांड है तभी मार्केट में उसी तरीके से निकाला जाए। क्योंकि यहाँ पे ओवर स्टॉकिंग, वो आप देखते थे पहले कांच की बॉटल्स बहुत ज्यादा यूज करी जाती थी, राइट, उसको रिवर्स सप्लाई चेन में ला के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। इसलिए जितना डिमांड है उस एरिया का, उस जोन का, उतना पोस्टपोनमेंट वेयर हाउसेज में बनाया गया और मार्केट में शिप कर दिया, राइट। नेक्स्ट जो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक वेयर हाउसेज की। जो सर्विस कैटेगरी के वेयर हाउसेज हैं, स्पॉट स्टॉक वेयर हाउसेज उन्हें बोलते हैं। ये जितनी भी यूनिलीवर सरी की कंपनीज हैं या बाबा रामदेव से जो पतंजलि प्रोडक्ट सरी की कंपनीज हैं, वो स्पॉट स्टॉक प्रोडक्ट्स वेयर हाउसेज, जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पॉट स्टॉक वेयर हाउसेज में रखती हैं, राइट। अब यहाँ पे बहुत, क्योंकि ये सीजनल आइटम्स हैं कई, तो यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत सेंसिटिव एक फैक्टर है, राइट। और यहाँ पे कभी भी टेम्परली शॉर्टेज हो जाती है प्रोडक्ट, राइट, कुछ किसी भी रीजन के कारण हो सकती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे स्पॉट स्टॉक वेयर हाउसेज हमेशा स्टॉक मिलेगा। नेस्ले जो है वो भी स्पॉट स्टॉक वेयर हाउसेज, क्योंकि वहाँ पे सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोडक्ट शेल्फ पे नहीं है तो कस्टमर और किसी का प्रोडक्ट उठाएगा और चल देगा, क्योंकि शॉपिंग आदमी एक ही बार करता है ना, मंथली आपकी ग्रॉसरी एक ही बार में खरीदते हैं। तो जब एक ही बार में हम खरीदने जा रहे हैं तो हमें अगर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम और कोई ऑप्शन लेंगे, अनलेस एंड अनटिल वी आर वेरी लॉयल टू अ ब्रांड, not that much to FMCG product. राइट। और नॉर्मली ऐसा देखा नहीं जाता कि इतनी ज्यादा आदमी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं मिला तो यू फॉर अ मंथ यू विल शिफ्ट टू अ डिफरेंट ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉट स्टॉक होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पॉट पे, इसलिए स्पॉट स्टॉक वेयर हाउसेज बोला गया है इसको। और दूसरा जो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन है, बहुत ज़्यादा लाइन आइटम्स हैं, वहाँ पे आप असॉर्टमेंट वेयर हाउसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स आपको प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में देते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वहाँ से वो डिफरेंट कस्टमर्स को जा रहा है, राइट। तो दीज ऑल आर असॉर्टमेंट वेयर हाउसेज वेयर एक अच्छी इन्वेंट्री रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। Sir, before we wind up, I just want to, you had been in an academic where you have taught so many students, and you most of the time in your profession you have been with the industry. You know what they ask, what candidate they look for to in that particular industry. So students who want to make career in operation and supply chain, if you have any word of wisdom or if you have any advice, and what are career prospect in that particular industry, if you can give a little brief on that, it will be very helpful to our students and our audience. Okay. See, importantly, to be honest, there are so many streams with respect to supply chain management, right? It is not just particularly only supply chain. You can go as in an industry, you can start off with as an inventory controller, right? You can be a purchasing manager, right? You if you have more knowledge about logistics and you're well aware of world map, right? You can find the shortest route out, and you're very good at all those things. You can be a logistic manager, right? Because the ultimate aim is to reduce the time, right? तो आप जब टाइम को रिड्यूस करेंगे तो आप अब इन सपोर्ट फंक्शंस के जॉब्स बहुत क्रिएट हो चुके हैं, राइट? You club, there are so many jobs with respect to your ERP, right? Enterprise Resource Planning, right? SAP,
and these companies, SAP, companies like SAP and JD Edward, Rackle, these companies have regular openings for supply chain people, right? And they even provide you trainings on supply chain management. Companies like TCS, right? You club your supply chain concepts with these technology, right? Your softwares, your ERP software, your MRP software, and you can be a shining star doing all this. Apart from this, Government of India has promoted logistic management through Logistic Council of India, right? They have regular openings, right? And they help you out with finding a job with respect to logistics. जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, राइट, जितने भी हमारे कस्टम्स क्लियरेंसेस जोन हैं, वहाँ पे सब जगह पे अब आपको लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स या सप्लाई चेन मैनेजर्स की वांट निकल रही है, राइट? आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, इवन योर बैंक्स, they want now supply chain managers, right? अब ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा, but how they want supply chain managers are, right? They are selling a product, they are pushing a product, right, in the supply chain, जिससे उनको revenue generate होता है. The product like your insurances and your credit cards and your all the bets, हाँ, loans, in में supply chain managers का use लिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसे ये बैंक्स ने ओवर द ईयर्स रियलाइज किया है, जैसे कि सिक्स सिग्मा हो गया, या आज की तारीख में अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है. आप सप्लाई चेन में बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं अगर आपने सिक्स सिग्मा की अच्छी पढ़ाई करी है, और अगर आप ग्रीन बेल्ट या येलो बेल्ट भी हैं ना, तो भी आप सप्लाई चेन में बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हैं. तो सिक्स सिग्मा अगर सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी हो, सिक्स सिग्मा की जॉब्स हर जगह पे हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? Thank you so much, sir. And we are truly grateful to have you here, and we'll look forward to more such conversation. And really thankful, sir. So we thank our viewer to staying with us till now. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot.